हेलो गाइस, मैं हूं अभिनव झा और समस्तीपुर क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज इकोनॉमिक्स का जो है ना मनी एवं बैंकिंग का जो पार्ट 2 वीडियो है उसका हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग वित्त बाजार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वित्त बाजार क्या होता है और उसका क्या क्या मतलब काम है उसके बारे में पढ़ रहे थे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इसमें क्या है, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। टोटली आरबीआई क्या है, कैसे बना, फंक्शन क्या है, उसका ये सब के बारे में जानकारी। तो पेशेंस के साथ सुनिए। ठीक है, डाटा पे अभी नहीं जाना है, अभी केवल कॉन्सेप्ट लेना है। कॉन्सेप्ट लीजिए, उसका हम डाटा लास्ट में लिखा देंगे या उसका हम लोग फ्लो एक चार्ट आपको दे देंगे। आप लोग ईजिली कर लीजिएगा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है ना आरबीआई स्थापना हुआ था इसका कब, 1935 में, सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन आरबीआई एक्ट किसके थ्रू, 1934, कौन सा, आरबीआई एक्ट। आरबीआई 1934 के थ्रू 1935 में स्थापना हुआ था, स्टेबल हुआ था। ठीक है, आरबीआई ये क्यों स्टेबल हुआ था, ठीक है, इसके पीछे का स्टोरी हम लोग जानते हैं। देखिए क्या हुआ ना, जो भारत में बैंकिंग का जो शुरुआत है वो लगभग 1804-5 के आसपास से है। ठीक है, उसी के आसपास, उससे पहले भी था लेकिन मतलब ऐसा बैंक करता है। 1931 में क्या हुआ, जो स्टेट बैंक ऑफ, सॉरी नॉट स्टेट बैंक ऑफ, प्रेसिडेंशियल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बई और सॉरी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया, 21 में, कब इसमें, 1921 में बनाया गया। और इसको दो काम दिया गया, एक ये केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करता है और एक व्यापारिक बैंक के रूप में भी, वाणिज्यिक बैंक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, जब भी ऐसा कार्य किया गया तो जितने प्राइवेट बैंक थे ना उसको आपत्ति हुई, इसका विरोध किए तो 1926 में, कब, 1926 में हिल्टन यंग नाम के कमेटी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हिल्टन थे। ठीक है, वो क्या हुआ, जो कमेटी स्टडी की, और 1900 क्या हुआ, 31 में, 26 से स्टार्ट हुआ स्टडी, 31 तक वो स्टडी चला। 31 अपना रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया और 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया। कब, तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्थापना हुआ। आरबीआई जब स्थापना हुआ तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से क्या हुआ, जो केंद्रीय बैंक का दर्जा था वो उससे ले लिया गया, अब वो फिर वाणिज्यिक बैंक रह गया और केंद्रीय बैंक क्या हो गया, आरबीआई बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बहुत बेसिक चीज़ है, समझ लीजिए। आगे देखते हैं। 1 अप्रैल को जब स्थापना हुआ था तो इसका स्थापना हुआ था कोलकाता में। ठीक है, लेकिन 1937 में, यानी 2 साल बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, मुंबई। हम लोग पढ़ते हैं आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, तो स्टार्टिंग मुंबई नहीं था। जब आरबीआई स्टेबल हुआ था तो उस वक्त उसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था। ठीक है, 2 वर्ष बाद में कहाँ चला गया, मुंबई चला गया। ये आरबीआई कुछ बेसिक्स। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ आरबीआई के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो देखते हैं। आरबीआई जो है ना वो केवल इंडिया का ही वो केंद्रीय बैंक रूप में कार्य नहीं कर चुका है, इंडिया के अलावा वो पाकिस्तान और बर्मा, जो म्यांमार है, इसका भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर चुका है आरबीआई। पाकिस्तान का कार्य करता था जून 1948 तक किए हुए, और बर्मा का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बंद हुआ, उससे पहले तक बर्मा कहते हैं, 1945 तक बर्मा का ही केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। तो ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, जो आरबीआई कितने देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर चुका है, तो पाकिस्तान और बर्मा। बहुत से लोग अब बांग्लादेश को भी जोड़ते हैं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, तो नो डाउट बांग्लादेश भी आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बांग्लादेश एज अ कंट्री के रूप में उसको भी नहीं किया था। उस टाइम बांग्लादेश तो ऐसे तो नहीं था, वो तो इस टाइम बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, मतलब इंडिया से, तो पाकिस्तान का पार्ट था, तो पाकिस्तान के रूप में उसको काउंट करते हैं। तो 3 कंट्री के रूप में भारी रूप से प्रैक्टिकली देख लो 4 कंट्री भी हो जाती है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक, अब आगे हम लोग आरबीआई के कुछ और चीज़ जानते हैं। तो हम आरबीआई के बारे में देख रहे थे। आरबीआई, ठीक है, जब आरबीआई के बात आता है ना तो सबसे पहले दिमाग में आरबीआई गवर्नर का बन जाता है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर, जो क्या होता है, आरबीआई के प्रमुख होते हैं। आरबीआई के जो हेड हुए कौन हुए, आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर है तो उसमें 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, जो आप कंसल्ट कर लीजिए, या नॉर्मली अधिकांश लोगों को कंसल्ट हो रहे हैं। क्या, जो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, तो सर ओसवार्ड स्मिथ थे।
स्मिथ है ना बैट्समैन, इसे याद रखिएगा ओसवाल्ड स्मिथ, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। इसके अलावा एक और चीज़ तो कभी कभी और उल्टा पुल्टा पूछता है, वो ये है जो वैसे गवर्नर जो बाद में वित्त मंत्री बने, फाइनेंशियल मिनिस्टर बने, तो वो कौन थे? तो ऐसे दो गवर्नर हुए, एक ओसवाल्ड स्मिथ और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। हालांकि मनमोहन सिंह बाद में प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन ये इतना आरबीआई गवर्नर के बारे में है, जानकारी देना जरूरी है। इसके अलावा देखिए आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है, लेखा वर्ष का नहीं होता क्या होता है, तो कोई भी जो ये होता है कोई भी बॉडी होता है ना, उसका एक कार्य होता है जो 1 साल का जो लेखा वर्ष रखता है, रिकॉर्ड रखता है, तो उसको लेखा वर्ष है, ठीक है। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है ना वो जुलाई, यानी 1 जुलाई से 30 जून है। ध्यान रखना है 1 जून से नहीं है, ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून इसका लेखा वर्ष है आरबीआई का। इतना ध्यान में रखना है बात को, यहाँ पे मिस नहीं करना है, यहाँ पे जो लोग मिस कर देते हैं जून जुलाई में। इसके अलावा क्या है, आरबीआई जो है ना वो जैसे आप देख रहे हैं, आरबीआई एक बॉडी है, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आरबीआई क्या है, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने वाला एक बॉडी है, विनियामक है। तो ये अकेले कोई मतलब गवर्नर का ये सारी भी करवाने वाला बात नहीं है जो अकेले को रेगुलेट कर देगा, बहुत ही टफ काम है। तो ये आरबीआई अकेले नहीं करता है, तो इसका जो प्रशासनिक बोर्ड होता है ना, प्रशासनिक बोर्ड, इसमें क्या होता है, इसमें 1 + 4 + 4 + 2 + 10 मेंबर होते हैं। ये कोड होता है प्रशासनिक बोर्ड का, 1 + 4 + 4 + 2 + 10। एक मतलब ये अंडरस्टूड है, तो आरबीआई गवर्नर के बारे में चर्चा हो रही होगी। 4 इसके हो जाते हैं रीजनल ऑफिस, आरबीआई के 4 रीजनल ऑफिस हैं, कौन कौन? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, ठीक है। तो चारों जो रीजनल ऑफिस है ना उसके जो हेड हो गए वो चारों प्रशासनिक बोर्ड में आते हैं। इसके अलावा जो होते हैं ना 4 जो होते हैं इसके उप गवर्नर होते हैं, यानी इससे समझ में आ गया जो आरबीआई में एक गवर्नर होता है और कितने उप गवर्नर होते हैं? 4, ठीक है ना, इसके उप गवर्नर होते हैं, तो 4 उप गवर्नर हो गए। ये 2 जो होते हैं ना ये होते हैं वित्त सचिव होते हैं, वित्त मंत्रालय होते हैं, यानी इंडियन गवर्नर गवर्नमेंट से आते हैं। सचिव जो होते हैं, सचिव रैंक के जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, जनरल ये होता है। और 10 जो होते हैं ना, ये 10 कौन होते हैं पता है? 10 निर्देशक होते हैं, निर्देशक। तो ध्यान रखना है प्रशासनिक बोर्ड जिसके द्वारा आरबीआई जो रेगुलेट होता है, इसका जो है 1 + 4 + 4 + 2 + 10 ये कोड होता है। एक आरबीआई गवर्नर, 4 जो रीजनल ऑफिस है इंडिया में उसके जो प्रमुख हो गए वो, 4 इसके जो वॉइस गवर्नर हो गए वो, 2 जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय से सचिव आते हैं वो, और 10 जो होते हैं वो निर्देशक होते हैं। ये ध्यान में रखना है। अब जब यहाँ पर हम रीजनल ऑफिस के बारे में जानता नहीं तो एक चीज़ और मेरे ध्यान में आ गया, जो आरबीआई का विदेश में फॉरेन में एकमात्र रीजनल ऑफिस है और वो है लंदन में। कहाँ है? लंदन में, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका कहीं पर विदेश में रीजनल ऑफिस नहीं है। इतना कोई दिक्कत है? चलिए तो आगे हम लोग फिर देखते हैं आगे के बारे में। अब आरबीआई के बारे में देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ बताना मैं भूल नहीं गया था कि सीरीज का पार्ट है। आरबीआई जो है ना जब स्थापना हुआ था इसका 1935 में, तब इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब तब ये केंद्रीय बैंक तो था लेकिन मतलब सरकारी बैंक इसको नहीं कर सकते हैं, हालांकि उसको सरकारी नहीं कहेंगे। आरबीआई का एक तरह नेशनलाइजेशन जो इसका हुआ था जो हुआ है 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। ध्यान रखना आरबीआई का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। इसके अलावा आरबीआई के कुछ काम होते हैं, ठीक है। इस काम के बारे में बताया गया है, ठीक है। आरबीआई का जो फंक्शन होता है ये किसमें से करता है, तो आरबीआई एक्ट 1934 में इसके फंक्शन के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया कि आरबीआई का क्या काम है क्या नहीं काम है, ठीक है। क्या नहीं है मतलब क्या क्या काम है आरबीआई के बारे में 1934 आरबीआई एक्ट के बारे में दिया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो पहला है मौद्रिक नीति जारी करना। क्या? मौद्रिक नीति जारी करना, यानी मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। ये आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मौद्रिक नीति जारी करना। इसके अलावा जो आरबीआई का होता है वो होता है मुद्रा से संबंधित कार्य, ठीक है। मुद्रा से संबंधित कार्य करने का मतलब क्या हो गया,
जो मार्केट में कितना मुद्रा को डालना है, कितना नहीं डालना है, ये सब तो कब ज़्यादा मार्केट में अगर पैसा है तो उसको कम कर देना है, कम है तो ज़्यादा कर देना है, ये सब उसको मुद्रा समझ करते हैं। या मुद्रा कितना छापना है, कितना नहीं छापना है, ये सब इसका कार्य छापना छपाई चलाई जो भी मुद्रा समय का ये जो होता है। तीसरा होता है आरबीआई का, होता है बैंकों के बैंक के रूप में। बैंकों के बैंक के रूप में करना, जैसे हम लोग डायरेक्ट आरबीआई में अकाउंट नहीं खुलवाते हैं, हम लोग कहाँ अकाउंट खुलवाते हैं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या बहुत सारे बैंक हैं इंडिया में, उसमें लोग अकाउंट खुलवाते हैं। और ये सब जो बैंक है ना वो किसके अंदर काम करता है, आरबीआई के अंदर काम करता है। यानी हम लोग जिसके बात करते हैं वो उसके ऊपर भी एक बैंक है, उसको आरबीआई करते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या हो गया, आरबीआई बैंकों का बैंक हो गया। हम लोग का जो बैंक है उसके ऊपर जो बैंक है वो उस बैंक को अगर पैसा जरूरत होता है तो आरबीआई से लेता है, ठीक है। जैसे हम बैंक में क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, जरूरत पड़ा तो पैसा निकालते हैं। उस तरह बैंक अगर एसबीआई को पैसा की जरूरत पड़ी तो किसके पास आएगा, मेरे पास नहीं, वो आरबीआई के पास जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से एसबीआई के लिए आरबीआई कौन हो गया, बैंक हो गया। इस हिसाब से क्या हो गया, जो हम लोग के लिए आरबीआई क्या हो गया, बैंकों का बैंक हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो एक टर्म ये होता है। चौथा जो मेन कार्य है वो है विदेशी मुद्रा भंडारण से संबंधित, ठीक है। तो आरबीआई का कुछ प्रमुख कार्य जो होता है उसका हम लोग देखें क्या। तो पहले तो आरबीआई एक मौद्रिक नीति जारी करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। इसके अलावा मुद्रा समझने का कुछ कार्य है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, विदेशी मुद्रा के भंडारण के रूप में। विदेशी मुद्रा जो आता है ना इंडिया में आया तो वो आपके मेरे पास एक्चुअली नहीं है, वो हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं जाकर के, उसे चीनी, चायपत्ती या इस टाइप का कोई सामान जो है हम जाकर के जींस पैंट नहीं खरीद सकते हैं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं विड्रॉल करना होता है। तो मानते हैं हम जा रहे हैं विदेशी मुद्रा बनाने के लिए एसबीआई में, ठीक है। एसबीआई के सभी काउंटर पर नहीं भर सकता है, ठीक है, वहाँ पर नहीं भजेगा। या भजा तो एसबीआई भी डायरेक्ट को नहीं, वो क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई एटलीस्ट जो पैसा जैसे 75 रुपया भी चल रहा है $1 के, ठीक है, तो हम $1 दिए तो 75 रुपया वो कौन देगा, तो एट लास्ट में जो है ना पैसा आरबीआई ही देता है, आरबीआई की पे ही होता है। तो इसलिए देशी मुद्रा भंडारण का कार्य आरबीआई का ही, ये इतने उसके हैं। इसके अलावा भी कुछ है आरबीआई का, जैसे सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। सरकार के बैंक के रूप में, सरकार के बैंक कहने का मतलब ये हो गया, जो गवर्नमेंट का जो बैंक होता है ना, सरकारी बैंक नहीं, सरकार का बैंक कहने का मतलब जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, 5 साल बाद 10 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गया, या इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी की है। लेकिन कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ, तो अगर सरकार को कोई लोन चाहिए था वर्ल्ड बैंक से या इस टाइप से किसी इंस्टीट्यूट से, तो वो कांग्रेस को लोन नहीं मिला था, वो लोन किसको मिला था, आरबीआई को लोन मिला था। या कोई भी एग्रीमेंट होता है वो किसी पार्टी के नाम पे नहीं होता है, किसी कंट्री के नाम पे नहीं होता है, कंट्री का जो एक इंस्टीट्यूट होता है आरबीआई, उसके नाम पर वो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया में आरबीआई का। यानी वर्ल्ड बैंक आरबीआई को पहचानती है, बीजेपी कांग्रेस को नहीं पहचानती है। इस हिसाब से क्या हो, सरकार के बैंक के रूप में कहिए या सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये इसका एक ये भी कार्य हो गया, ठीक है। इसका इतना सारा कार्य है आरबीआई का। तो बारी बारी से हम लोग इस सभी कार्य का डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो कहते हैं कार्य होता है। आरबीआई का जो कार्य पद्धति है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या था, तो मौद्रिक नीति जारी करना। तो मौद्रिक नीति एक क्वेश्चन बन गया, जो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, वो आरबीआई जारी करता है। देखिए, तो अब जब मौद्रिक नीति चर्चा कर रहे हैं तो इससे संबंधित या इससे अलग अलग जो कोई टर्म होता है उसके बारे में बता देते हैं। जैसे एक राजकोषीय नीति होता है, ठीक है, जैसे मौद्रिक नीति और जैसे राजकोषीय नीति होता है। तो ये कौन जारी करता है, तो राजकोषीय नीति तो वो विदेश मंत्रालय करेगा, नहीं, वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसके अलावा WPI यानी होलसेलर प्राइस इंडेक्स, इस पे आधारित जो होता है मुद्रास्फीति होता है, वो कौन जारी करता है, तो वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय उसको जारी करता है। इसके अलावा क्या होता है, औद्योगिक विकास, ठीक है, इसको कौन जारी करता है, CSO जारी करता है। एग्जिम पॉलिसी, एग्जिम मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जो करता है वो कौन जारी करता है, तो वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ध्यान देना है, MSP, इसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना। ये कौन जारी करता है, तो इसमें 2 बॉडी कार्य करता है MSP में। एक करता है एक कार्य करता है CCEA, ठीक है ना, कैबिनेट
कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और एक होता है क्या बताइए, CACP, ठीक है, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और CCE यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो MSP कौन जारी करता है, CACP या CCE, ये दो नाम है, कौन जारी करता है, तो आप देखो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना, ये जारी करता है CCE यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लेकिन सुझाव कौन देता है, तो ये देखो CACP, ठीक है ना, कौन सा होता है, CACP यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका सुझाव, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये कुछ बेसिक हो गया, ठीक है। अब हम लोग मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब मौद्रिक नीति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति क्या है, ठीक है। तो देखिए मौद्रिक नीति जो है ना, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य होता है वो मूल्य स्थिरता है। मौद्रिक नीति जो RBI जो मौद्रिक नीति जारी करती है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता मोटा मोटी समझिए, मतलब क्या होगा, जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, उसका जो न्यूनतम होगा वो हो गया मूल्य स्थिरता। इसके अलावा भी इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे ब्याज दर को घटाना या बढ़ाना। देखिए एरो से जब हम लोग लिखेंगे ना, ऊपर कर देंगे तो बढ़ाना हो जाएगा, नीचे करेंगे तो घटाना होगा, ठीक, अंदर शूट कर लीजिए इसको, इकोनॉमिक्स में इसका यूज होता है। तो ब्याज दर को घटाना या बढ़ाना, ये भी मौद्रिक नीति के तहत एक उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य है। साख संतुलन, क्रेडिट कंट्रोल, ये भी इसका उद्देश्य है, लोन कहाँ देना है, कितना देना है, ये सब। बाजार में तरलता का नियंत्रण, तरलता मतलब नगद, क्या नगद, कितना पैसा मार्केट में रखना है, कितना नहीं रखना है, ये भी मौद्रिक नीति की तरफ से किया जाता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति का भी नियंत्रण होता है, यानी महंगाई को भी कंट्रोल किया जाता है मौद्रिक नीति का, कुछ हद तक, बहुत हद तक नहीं, लेकिन कुछ हद तक इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब देखिए मौद्रिक नीति के तहत कुछ उपाय होते हैं, उपाय दो होते हैं, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक, इसको चयनात्मक भी कहते हैं, ठीक है। मात्रात्मक उपाय कहने का मतलब क्या हो गया, जो कितना पैसा रखना है, क्या रखना है, बढ़ाना है, घटाना है, तरलता समझ हो गया, नगद समझ हो गया, वो मात्रात्मक उपाय हो गया। मात्रात्मक क्या होता है, इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सके, उसमें अगर चेंज हो रहा है तो मात्रात्मक हो गया। गुणात्मक या चयनात्मक, चयनात्मक या गुणात्मक क्या है, जिसका कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे उसका गुण चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जैसे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या कुछ डेवलप हो रहा है तो वो होगा गुणात्मक। इसको चयनात्मक भी कहते हैं, कुछ पार्टिकुलर एरिया पे खर्च करते हैं तब, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुद्रा के प्रवाह की दिशा को बदला जाता है। जैसे RBI अगर देख रहा है, जो अगर बैंक अगर कहीं 100 रुपया लोन दे रही है, ठीक है ना, 100 रुपया लोन में आप देख रही है RBI, जो 90 रुपया जो लोन है वो दिया जा रहा है इंडस्ट्री को, और 10 रुपया में 7 रुपया दिया जा रहा है एग्रीकल्चर को, 3 रुपया दिया जा रहा है एजुकेशन का, जो बहुत ही गंदा इसे दिया। RBI को लगेगा नहीं, इससे क्या होता है, जो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, लोग पढ़ नहीं पाए, हाई एजुकेशन नहीं ले पा रहे या क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो क्या करेगा वो, प्रवाह की दिशा चेंज करेगा, बोलेगा नहीं आप 90 रुपये नहीं, आप इंडस्ट्री को दीजिए 80 रुपये, 10 रुपया दीजिए एग्रीकल्चर को, 10 रुपया दीजिए एजुकेशन को। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा बैंक को, लेकिन क्या होगा, इससे गुणात्मक होगा, विकास होगा। इसका कोई पर्टिकुलर उस पर क्या होगा, जो पढ़ेंगे, जैसे हम लोग मेरे पे इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, 10 लाख 20 लाख रुपया लगा किसी कॉलेज में जमा किया, तो उससे आगे या सॉरी मतलब किसी बैंक को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन क्या होगा, उससे जब मेरा विकास होगा, मेरा व्यक्तित्व विकास होगा, तो मेरे फैमिली डेवलप होगी, तो एक समाज का डेवलपमेंट होता है, तो इस पर भी फर्क किया जाता है, ये गुणात्मक उपाय के तहत किए जाते हैं, ठीक है। देखिए तो मौद्रिक नीति का हम लोग मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने का 2 उपाय हम लोग देखे थे, एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक, ठीक है। तो अभी हम लोग मात्रात्मक उपाय के बारे में देखते हैं, मात्रात्मक उपाय क्या होता है, ठीक है। तो मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत CRR आता है, SLR आता है, RR आता है, RRR आता है, MSF आता है, बैंक रेट आता है, और OMO आता है, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, ठीक है। सबका फुल फॉर्म पढ़े जाएंगे। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, RR यानी रेपो रेट, RRR यानी रिवर्स रेपो रेट, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ये हो गया सबका फुल फॉर्म,
कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रख, सब समझ में आ रहा है क्या होता है। ठीक है, देखिए ये एकात्मक उपाय है, इसको कौन, ये उपाय कौन करता है, ये उपाय जो है, ये उपाय कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, और आरबीआई कैसे उपाय करेगा, मेरे आपसे तो नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई के नीचे कौन है, बैंक है, और बैंक के नीचे कौन होते हैं, तो पीपल। ठीक है, तो आरबीआई कोई भी एक्शन लेगी डायरेक्ट पीपल पे तो नहीं लेगी, वो लेगी बैंक पर, बैंक का एक्शन लेती है तो इसी के थ्रू लेती है, CRR, SLR, RRR, MSF, बैंक रेट और वही मोबाइल। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इससे पहले एक टर्म जानते हैं, यहाँ पे ये NDCL कुल जमा होगा, NDCL की बहुत जगह देखते हैं। ठीक है, मतलब कुछ टर्म था इसलिए बता दिए। देखिए CRR का मानते हैं, पहले फर्स्ट क्या है, CRR यानी कैश रिवर्स नहीं, रिवर्स यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो, कैश मतलब जानते हैं मुद्रा, रिजर्व मतलब संचय जमा कर रखता है, रेशियो मतलब अनुपात में, यानी कोई भी बैंक, ठीक है, अपने कुल जमा पूंजी का एक फिक्स जो है ना, एक अनुपात में आरबीआई पर जमा रखती है, उसी को हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ठीक है, ये 0 से 15% बीच में हो सकता है, आरबीआई इसको कंट्रोल करती है, और उसको लगेगा मार्केट में ज़्यादा कैश है तो कैसे उसको बढ़ा देगी, उससे क्या होगा, बैंक ज़्यादा पैसा देगा उसको, आरबीआई को, बैंक पर पैसा घट जाएगा तो फिर बैंक मार्केट से पैसा समेटेंगे। इसे बहुत आगे बताएंगे क्या होता है, यहाँ समझिए CRR वगैरह कैश रिजर्व रेशियो, यानी बैंक जो है अपने कुल जमा पूंजी का, यानी कुल NDTL का एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है आरबीआई के पास जमा रखती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये होता है, सेकंड होता है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, जो बैंक जो है कुल जमा पूंजी का, ठीक है ना, एक खास अमाउंट वो अपने पास हमेशा रखती है, ऐसा नहीं है वो आरबीआई के पास रखेगी, उसको अपने पास नहीं रखेगी, खुद के घर में भी रखना है, आरबीआई को दी कुछ परसेंट और उसका अपने पास भी कुछ रखेगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं SLR कहते हैं। जनरली इसमें होता है ना, इसमें क्या रखा रहता है SLR में, तो आप इसमें कैश रख सकते हैं, इसमें गोल्ड रख सकते हैं, इसमें आप इसमें क्या सरकारी प्रतिभूति रख सकते हैं, इसमें आप शेयर खरीद रख सकते हैं, ये सब रखा रहता है। तो सरकारी प्रतिभूति जनरली बैंकों को रखते हैं, क्योंकि इसमें घाटा कम लगता है। इसके अलावा होता है RR यानी रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है देखते हैं, तो रेपो रेट होता है ना, आरबीआई जो है किसी बैंक को अगर कर्ज दी, ठीक है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट होता है वो अल्पकालीन होता है, आरबीआई किसी बैंक को पैसा देगी, कर्ज देगी, तो वो रेपो रेट पर देगी। ठीक है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी मात्रात्मक उपाय है, इतने सारे उपाय हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई उपाय है तो क्या है, रेपो रेट। ध्यान रखना, हाई है, रेपो रेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बदलाएंगे बस, आरबीआई केवल रेपो रेट को ही कंट्रोल करती है, सब चीज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। क्यों होता है, सब बदलाएंगे, पसंद से सुनिए। रेपो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी रेपो रेट का उल्टा। यानी रेपो रेट में क्या होता है, जो आरबीआई बैंक को लोन दे, तो उल्टा क्या होगा, बैंक आरबीआई को लोन देगा, जब बैंक आरबीआई को लोन देता है तो उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, MSF आता है। MSF क्या होता है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। MSF में क्या होता है, तो कोई भी बैंक को अति अल्पकालीन समय के लिए या आपातकाल समय के लिए लोन दिया जाता है, उसको MSF कहते हैं, MSF के थ्रू दिया जाता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 48 आवर, 48 घंटा मैक्सिमम का टाइम ड्यूरेशन होता है, तो बहुत कम समय के लिए हो गया। 10 घंटा मतलब क्या हुआ, 2 दिन के लिए तो हो गया। इसके अलावा क्या होता है, बैंक रेट होता है। बैंक रेट क्या होता है, ये लंबे समय के लिए जो लोन दिया जाता है तो उसको बैंक रेट का दिया जाता है। उसका OM यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे हम चर्चा करते हैं क्या होता है। अभी एक टर्म जान लीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो इसमें सरकारी प्रतिभूति की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, और ये खरीद बिक्री मतलब दुकान में नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि समस्तीपुर में जाकर खरीद लिए, पटना में, दिल्ली में, मुंबई जाकर खरीद लिए, नहीं। इसका एक मार्केट होता है, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं तो दुकान में नहीं मिलता है, शेयर बाजार में जाकर शेयर खरीदते हैं। उससे ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी प्रतिभूति की जो खरीद बिक्री होती है, तो गिल्ड एज मार्केट में खरीद बिक्री होती है। कहाँ पे होती है, गिल्ड एज मार्केट में। ठीक है, ये गिल्ड एज मार्केट जो है, यहाँ पे देखिए, ये मार्केट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो गिल्ड एज मार्केट जो है, ये पार्ट है कैपिटल मार्केट का, यानी पूंजी बाजार का पार्ट है। लेकिन इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। हम लोग पीछे देख चुके हैं, जो अगर कोई भी चीज़ कैपिटल मार्केट में है
तो उसको रेगुलेट सेबी करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेबी रेगुलेट ना करके कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे इसको नहीं भूलना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो अब आगे जाने से पहले हम लोग इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, आरबीआई सबसे ऊपर होता है, ठीक है। आरबीआई के नीचे क्या होता है, बैंक होता है, वो देख रहे थे। और बैंक के नीचे क्या होता है, कस्टमर होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, या आप लोग भी ये बात समझते हैं, ठीक है। देखिए, आरबीआई बैंक को पैसा देती है, लोन देती है रेपो रेट पर, एमएसएफ और बैंक रेट पर देती है। बैंक आरबीआई को देता है तो रिवर्स रेपो रेट। यहाँ तक कोई दिक्कत था नहीं था, बात समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, आरबीआई पर क्या हो गया, बैंक, ठीक है। अब देखिए, बैंक जो है उसको पैसा जो होता है किससे मांगता है, वो आरबीआई से मांगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक का जितना पैसा का जरूरत होता है ना, वो सब पैसा का पूर्ति आरबीआई के पैसे से हो जाती है। जैसे मैं, अगर मुझे 50-100 रुपये की जरूरत हो तो मैं अपने घर से ले लूँ, पापा से पैसा मांग लूँ, पापा 50 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, 200, 500, 1000 रुपये दे दीजिए। लेकिन मुझे अगर सडनली 20 रुपये की जरूरत पड़ गई और मैं कैपेबल हूँ कि मैं पैसा को बाद में रिटर्न कर सकता हूँ, पापा के पास नहीं है, तो फिर पैसा कैसे एडजस्टमेंट हो, फिर अपने फ्रेंड से लूँगा या कोई ऐसी जगह से लूँगा जहाँ से मेरा आनंद होता रहता है। तो वही काम यहाँ पे भी करता है। जरूरी नहीं कि ये आरबीआई से पैसा लेने का बैंक का पूरा काम हो ही जाए, बैंक का कुछ काम जो होता है ना वो बचा रहता है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, जो दूसरा इंस्टीट्यूट होता है या दूसरे बैंक से पैसा लेता है, ठीक है, उसको हम लोग कॉल मार्केट करते हैं। क्या करते हैं, कॉल मार्केट। और जिस दर पे पैसा लेता है उसको क्या करते हैं, कॉल रेट करते हैं। ये टेलीफोन वाला कॉल रेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बैंक वाला है, ठीक है। यानी बैंक किसी अन्य बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा ले रहा है तो उस मार्केट को कॉल मार्केट कहते हैं, ठीक है। और उस रेट को कॉल रेट कहते हैं। ये जनरली 2 वीक्स के लिए होता है। इसका जो टेन्यूर होता है या समयावधि होता है, ड्यूरेशन होता है, वो 2 वीक के लिए होता है ड्यूरेशन। इसके अलावा देखिए, अब कॉल मार्केट जो है वो इंडिया में 2 टाइप का है, हर एक जगह कॉल मार्केट है, ठीक है। इंडिया में 2 है जो फेमस है, ये होता है निप्रो और निबिड। निबोर और निबिड। निबोर मतलब क्या हुआ, निबिड मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, और होता है मुंबई इंटर बैंक बिड रेट, ठीक है। तो देखिए, निबोर और निबिड में क्या अंतर होता है। देखिए, निबोर में क्या होता है, जो मुझे पैसे जरूरत होगी तो मैं उस मार्केट में गया तो मुझे ऑफर दिया जाएगा तो भाई 10%, 5%, 6% पे आप ले लीजिए पैसा। तो कोई बैंक ऑफर कर दिया तो उस वक्त मैंने ले लिया। लेकिन ये ऑफर का एक लिमिट होता है, इतनी लिमिट है। ये ऑफर जब रेट खत्म हो जाएगा तब भी मुझे पैसा जरूरत होगी, तब मैं क्या होगा, तब बोली लगती है भाई मैं 20% पे दूँगा, मैं 15% पे दूँगा, मैं 7% पे दूँगा, मैं 10% पे दूँगा, तब बोली लगती है, ठीक है। तो जब ऑफर मिलता है तो उसको निबोर करते हैं, जब बोली लगती है तो उसको निबिड करते हैं। इससे बी का मतलब बीट होता है, बीट मतलब बोली लगाना होता है, ठीक है। ये हो गया। हम लोग देखे हैं जब अदर इंस्टीट्यूट से लेन देन करती है तब उसके बारे में 2 टर्म हम लोग देख रहे थे, निबोर और निबिड। कॉल रेट पे लेती है, कॉल मार्केट से पैसा लेती है। इसके अलावा जब बैंक आरबीआई से लेती है तो देख रहे थे आर रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट या रिवर्स रेपो रेट, जो बैंक और आरबीआई के बीच का जो लेन देन होता है इसी में। अब देखिए, बैंक और कस्टमर के बीच में भी लेन देन होता है। हम भी तो पैसा जमा करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, पहले देखते हैं कस्टमर जब बैंक में पैसा जमा करता है कैसे जमा करते हैं। तो पैसा हम लोग 2-3 ऑनलाइन जमा करते हैं। एक करते हैं बचत सेविंग अकाउंट, जो जनरली सबके पास होता है, उसमें 3-4% के आसपास मिलता है, ठीक है। तो इसमें बैंक कुछ पैसा देती है। इसका होता है एक चालू खाता, करेंट अकाउंट। इस पर भारत में 0% ब्याज है, 0%, मतलब बैंक इसे पैसा नहीं दे रही, मेरी भविष्य में दे। तो इस तरह से हम बैंक पैसा जमा करते हैं। तीसरा तरीका होता है एफडी या आरडी खरीदते हैं, फिक्स डिपोजिट या रिकरिंग डिपोजिट करते हैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए पैसा रख दीजिए भाई बैंक में रखो। बैंक डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करती है, हमको रिटर्न करती है। तो 4 टाइम्स मतलब क्या किया, मैंने तो पैसा दिया था 10,000 रुपया, 5 साल बाद 10 साल बाद वो 20,000 रुपये दे दिया। तो 20,000 रुपये जो 10,000 रुपये तो मेरा खुद का पूंजी था, 10,000 रुपये जो बढ़ा है वो मेरा क्या था, ये इंटरेस्ट था जो बैंक ने मुझे दिया, ठीक है। तो जब कस्टमर बैंक का रहता है तो कस्टमर को ये सब बेनिफिट होते हैं। लेकिन जब बैंक जो है वो कस्टमर में पैसा देता है, ठीक है, तो वहाँ पर दूसरे का बेनिफिट होता है। ये होता है क्या, जो बैंक जो पैसा देगी तो बेस रेट, आधार दर जिसको कहते हैं,
उससे कम पे नहीं देगी। पहले ये रेट नहीं था, बेस रेट नहीं था। पहले जिस बैंक को जितना मन में आए उस रेट पर दे देता था। बड़े बड़े उद्योगपति को 2% पर 1% पर मिल जाता था, और किसान वगैरह को 12%, 15%, 20% में मिलता था। फिर क्या हुआ, जो इसको फिक्स किया गया कि नहीं भाई एक आधार दर होगा, 2%, 3%, 4%, जो भी फिक्स होता है उससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं, चाहे कोई हो, उससे नीचे आपको लोन नहीं देना है। तो एक आधार दर हो गया। इस आधार पर SCALR होता है, इसको बाद में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये PLR होता है, ये होता है ना पर्सनल लोन होता है ना, बैंक अपने कस्टमर को जो पर्सनल लोन होती है वो PLR रेट पर देती है। किस वजह से PLR रेट पर दे दी, यानी हम आप जाएंगे लोन लेने के लिए तो भाई मुझे बाइक लेना है, मुझे घर बनाना है, या मुझे ऐसा कुछ लेना है तो PLR रेट पर मिलेगा। उसका होता है DRI, ठीक है ना। ये DRI जो होता है ना वो स्पेशल लोन होता है। स्पेशल लोन कहने का मतलब हो गया जैसे एग्रीकल्चर के लिए लोन मिलेगा, ठीक है। ये मतलब मजबूरी टाइप का लोन इसको कह सकते हैं, या एजुकेशन के लिए लोन मिल रहा है। अब जैसे देखिए नॉर्मल लोन हम अगर बैंक से लेने जा रहे हैं तो 12% ही मिल रहा है। एग्रीकल्चर वाला 12% कोई लोन लेगा नहीं है, तो उसको क्या करता है 8% पर लोन दिया जाता है। तो ये हो गया DRI। DRI जब भी होगा तो PLR से कम होता है, ठीक है। इसके अलावा बैंक बहुत समय समय पर टीजर लोन निकालते हैं। टीजर मतलब क्या होता है, ये ऑफर टाइप का लोन होता है। तो जब ये ऑफर हो गया तो ये भी नॉर्मल PLR रेट से नहीं होता, इससे भी कम रहता है PLR, तभी ना ऑफर लोग हुआ। मुझे 12% मिल रहा है, अब करोगे आप फिर निकालिएगा ऑफर है 12% पे, भाई चुतिया हो जाता, चुतिया पर नहीं है आप, उससे कुछ कम में है, तब ये टीजर लोन हो गया। तो इस हिसाब से बैंक जो है कस्टमर से रेट लेती है। तो ये ग्राफ है, इसको थोड़ा गौर से देखिए, समझिए और क्लियर हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो डाल। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस समझिए एक ट्रेजरी भी होता है, एक बॉन्ड होता है, एक NSC होता है, एक SDL होता है। ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में शॉर्ट में जान होते हैं। ट्रेजरी भी क्या होता है, ये केवल केंद्र सरकार इसको जारी करती है, ठीक है ना। जब उसको घाटा होता है, उसी घाटा जब होता है ना, जैसे 100 रुपया उसका खर्च हो गया, ठीक है, और इनकम 90 रुपया हो गया, तो 10 रुपये का क्या करेगी, बिल निकाल देगी। जिसको क्या होता है, जो RBI निकालता है उसको क्या होता है, आम जनता खरीदती है, या कोई पब्लिक या कोई भी इंस्टीट्यूट खरीदता है उसको, तो 10 रुपये उसको गवर्नमेंट को मिल जाता है। बाद में फिर क्या होता है, जो ट्रेजरी बिल होती है RBI वापस विड्रॉल भी कर लेती है। ये दो टाइप का होता है, एक तदर्थ होता है और एक नियमित होता है। तदर्थ 97-98 में खत्म हो गया। नियमित होता है 91 दिन का, 182 दिन का और 364 दिन का। इसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता आपको, इसमें ब्याज नहीं मिलता। चाहिए इसका फ़ायदा क्या होता है, तो जैसे 10 रुपये का ट्रेजरी बिल हो गया तो आपको 6 रुपये में मिलेगा, ठीक है। आप खरीदे तो 6 रुपये मिलेगा आपको, जब आप उसको रिटर्न करने जाएगा तो आपको 10 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको ये 4 रुपये जो मिला ना वो आपका इसमें बेनिफिट हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रेजरी बिल। उसका बॉन्ड में एक ब्याज दर फिक्स होता है। ये राज्य सरकार की सरकार कोई भी निकाल सकती है, या फिर कोई भी सरकारी एजेंसियाँ इसको निकाल सकती है। NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, जैसे किसान विकास पत्र वगैरह हो गया, ये सब NSC हो गया। और SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये सब होता है, ये सब का काम जो होता है ना, ये सब जो है SLR के रूप में बैंक जो है वो इसको रखती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया जो क्या है OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इसका जो लेन देन होता है बता चुके हैं, कौन सा मार्केट होता है, यील्ड एज मार्केट में होता है, ठीक है, जो कि पूंजी बाजार का एक भाग है, ठीक है। और इसको रेगुलेट कम करता है, RBI इसको रेगुलेट करता है, तो ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ तक